हेलो स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, रिलीफ ऑफ टैक्स। कि एक जो असेसी है उसको क्या रिलीफ दी जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप एक एम्प्लॉई हो, आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। सैलरी मिलती है, कई बार हमें ऐसी भी सैलरी मिलती है जो नॉर्मल सैलरी से अलग सैलरी होती है, जैसे एरियर मिल गया या एडवांस में सैलरी मिल गई। तो अकॉर्डिंग टू दिस इनकम टैक्स, मतलब कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको जब आपको रिसीव हुई है तब उसका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे उसको रिलीफ मिलती है, कौन से सेक्शन के अंदर मिलती है। सेक्शन 89(1) के अंदर, सेक्शन 89(1) के अंदर दी हुई है ये आपको एक बार ये एडवांस में बता दूं, यहाँ पर रिवेट एंड रिलीफ है इस चैप्टर में ना। बस ये 3 टॉपिक, ये 2 करा दिए हैं, ये लास्ट टॉपिक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपने अच्छे से कर लेना। सबसे पहले है रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) के अकॉर्डिंग, रिलीफ व्हेन सैलरी इज पेड इन एरियर। जब सैलरी हमें एज ए एम्प्लॉय को क्या मिलती है, एरियर मिलती है, और किस में मिलती है, इन एडवांस में मिलती है, ठीक है। सैलरी इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर। आपको पता ही है सैलरी पर टैक्स कब लगता है, प्रीवियस ईयर की इनकम पर दे आर ड्यू और रिसीट। जब उसको ड्यू होगी है, आपको पता है कि यदि सैलरी ड्यू होगी है तब भी हम टैक्स देते हैं, यदि रिसीव होगी तब भी देते हैं। बट इन द फ्लोइंग इनकम, लेकिन जो मैं अभी आपके सामने जो इनकम देख पढ़ने जा रही हूँ, आर इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी, ही में अप्लाई टू असेसिंग ऑफिसर। मतलब ये कौन सा देता है, असेसिंग ऑफिसर फॉर लीव देता है। तो सबसे पहले है सैलरी बिंग रिसीव्ड इन एरियर और इन एडवांस। यदि सैलरी कैसे रिसीव होगी है, इन एरियर मिल गई है, पिछले काफ़ी सालों की हमें सैलरी नहीं मिली थी, आज मिल गई है, या फिर इन एडवांस में मिल गई है, हमें मिल गई है, ठीक है। तो कौन सी पेमेंट मिली है, वेयर द पेमेंट इज इन द नेचर ऑफ, कैसी पेमेंट है, ग्रेजुटी मिलती है ना। जैसे कि एक एम्प्लॉय को ग्रेजुटी मिल गई है, पास सर्विस, जैसे कि किसी पर्सन ने 5 साल से ज़्यादा सर्विस की हुई है, ठीक है, और उसको पास सर्विस के बदले में ग्रेजुटी मिल जाती है, ठीक है। तो वो एक टाइप से उसकी क्या मिल जाती है, सैलरी मिल गई। समझ को पहला पॉइंट है, आपको समझ गए, ग्रेजुटी मिल गई, पर उसने मिनिमम सर्विस कितनी की होनी चाहिए, 5 साल की होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, विद द पेमेंट इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉयड से मिलती है, या फॉर्मर एम्प्लॉय, मतलब कि जहाँ से वो कोई भी इनकम उसको मिल रही है, एक तो करंट एम्प्लॉयर से मिल रही है, या पहले किसी जहाँ मैं पहले जॉब करती थी वहाँ से मिल रही है, इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। पता है, मैंने पिछली जॉब छोड़ दी थी, तो उसके टर्मिनेशन के बदले उस जो मेरा बॉस था उसने मुझे क्या दी है, सैलरी दी है, ठीक है। कंटिन्यू सर्विस नॉट लेस देन, पर मैंने वहाँ पर सर्विस कितने साल की हो, मिनिमम 3 साल की हुई है, where the unexpired portion of the term of the employment is not less than 3 है। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में मेरे कहने का मतलब है, यदि मुझे अपने करंट एम्प्लॉयर से या प्रीवियस एम्प्लॉयर से कोई भी इनकम मिली है जहाँ पर मैंने सर्विस कितने साल की हो, मिनिमम 3 साल की हो, तो कोई भी पेमेंट मिलती है, कोई भी पेमेंट मिल गई है, ठीक है। और तीसरे पॉइंट पर हमारा आ जाता है, बेयर द पेमेंट इज द नेचर ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। आपको पता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मैंने आपको डिटेल में टॉपिक करा दिया है, वहाँ पर कम्यूटेशन पेंशन मिलती है, तो भी वो भी पॉइंट है यहाँ पर आ गया। और एनी अदर पेमेंट, यदि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कोई भी पेमेंट मिलती है, ठीक है, ठीक है, कोई भी पेमेंट आ गई, ठीक है। तो ऑल दीज इनकम, जो भी मैंने चारों पॉइंट आपके सामने बोले हैं, वो कहाँ पर आ जाएगी, सैलरी हेड के अंदर आ जाएगी। इन द फर्स्ट 4 केसेस, जैसे मैंने आपको 4 केसेस बता दिए, रिलीफ इज टू बी कैलकुलेटेड बाय इनकम टैक्स ऑफिसर। कितनी रिलीफ देनी है, ये कौन कैलकुलेट करता है, इनकम टैक्स ऑफिसर करता है। एंड इन केस 4, जो ये 4th पॉइंट है, ठीक है, बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ऊपर के जो 3 पॉइंट हैं यहाँ तक, वो वहाँ पर कौन कैलकुलेट कर रहा है, रिलीफ इनकम टैक्स ऑफिसर कर रहा है, और निचले वाले पॉइंट पर कौन कर रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स करता है। रिलीफ इज टू बी वर्कड आउट इन अकॉर्डेंस विद द मोड प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 21A2। 21A2 में इसके बारे में प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। कैसे रिलीफ देनी है, ठीक है, इन केस ऑफ सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस और इन एरियर। यदि मुझे कभी भी एरियर मिल गया है पिछले सालों का, या फिर एडवांस मिल गया है, तो कैसे रिलीफ देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एट द एरियर ऑफ सैलरी, जब मुझे समझो प्रीवियस ईयर में है, एक तो प्रीवियस ईयर की मुझे सैलरी मिली है, दूसरा मुझे कोई एरियर मिल गया, उन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, फिर टैक्स कैलकुलेट करो। एट द एरियर ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी इन द करंट प्रीवियस ईयर इनकम, है ना। एंड कंप्यूट द टैक्स ऑन टोटल इनकम सो कंप्यूटेड, टोटल इनकम सो कंप्यूटेड, मतलब कि जो भी मुझे मिल गया है ना, चाहे करंट ईयर का मिला है या पिछले सालों की ग्रेजुटी मिल गई है, कोई भी पॉइंट मिल गया, उनको ऐड कर लो टोटल इनकम को, और फिर क्या कर लो, टैक्स कैलकुलेट कर लो। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, टोटल इनकम में से क्या एक्सक्लूड कर दो,
जो एरियर इनकम, जो ये वाली है एरियर वाली सैलरी माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी, करंट ईयर की इनकम आ जाएगी ना, करंट ईयर की इनकम। फिर उस पर भी टैक्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है। पहले में पॉइंट में हमने टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया और दूसरे पॉइंट पर हमने करंट प्रीवियस ईयर की इनकम पर कैलकुलेट किया और दोनों का क्या निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। ठीक है, थर्ड केस का क्या आ गया, थर्ड पॉइंट क्या आ गया, इन केस ऑफ एरियर ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी रिलेट टू वन प्रीवियस ईयर, सिर्फ जो मैंने एडवांस सैलरी मिली हुई है ना, जैसे मुझे प्रीवियस ईयर में, वो सिर्फ एक साल से रिलेटेड है, एक साल की प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है बहुत सालों की है। तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सच अमाउंट इज एडिड इन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, है जैसे मैंने पहले स्टेप में किया ना, यदि एक साल की है तो कर लेंगे, और ऑन द रिवाइज्ड टोटल इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड, तो रिवाइज इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ क्या है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स पेड इन दैट ईयर, पिछले साल हमने जो क्या टैक्स दिया है, एंड द टैक्स पेबल ऑन द रिवाइज टोटल इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, और रिवाइज्ड क्या रेट था, ठीक है, तो उनका डिफरेंस हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट है हमारा, कंपेयर द डिफरेंस ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड इन पॉइंट टू, है ना, पॉइंट टू जो पीछे पॉइंट टू ना, उसमें हमने जो टैक्स कैलकुलेट किया था, डिफरेंस मैंने बोला ना, टोटल पर निकाल लो और करंट ईयर के की सैलरी पर निकाल लो, फिर उनका डिफरेंस निकाल लो, इज कॉल्ड, है ना, तो ए, उसको हमें ए का पॉइंट दे दिया, विद द डिफरेंस ऑफ द टैक्स कैलकुलेटेड इन द पॉइंट 4, है ना, इस पर हमने जो कैलकुलेट किया इज कॉल्ड बी, हमने उसको नाम क्या दे दिया, बी दे दिया, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट पर हमने डिफरेंस निकाला था और फोर्थ पॉइंट पर डिफरेंस निकाला था, जो दूसरे पॉइंट पर निकालना उसको हमने ए पॉइंट दे दिया और यहाँ पर हमने इसको क्या दे दिया, बी पॉइंट दे दिया। इफ टैक्स ए इज मोर देन बी, जो दूसरे पॉइंट पर टैक्स ज़्यादा था बी इसके कंपेयर में, द एक्साइज शैल बी द अमाउंट ऑफ रिलीफ टू बी अलाउड टू सकता, वो उतनी रिलीफ हम असेसी को दी जाएगी, ठीक है, क्लियर होगा मुझे लगता है आपको। और फिफ्थ पॉइंट हमारा, इन केस एरियर बिलोंग टू मोर देन वन प्रीवियस ईयर, अभी तक मैंने फोर्थ पॉइंट तक आपके साथ डिस्कस किया, सिर्फ एक साल का ही एरियर था और पिछले साल मिल गया, यदि बहुत सालों का एरियर बना हुआ हो, है ना, पिछले 4-5 सालों का एरियर इकट्ठा मिल गया है, तब क्या करेंगे, द एरियर शुड बी गॉट असर्टेन टू डिफरेंट प्रीवियस ईयर, अलग अलग हर साल का अलग अलग से निकालो, एंड वह मेंशन प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर ईच ऑफ दिस प्रीवियस ईयर एंड डिफरेंस इन ईच ऑफ दिस प्रीवियस ईयर आर टू बी एग्रीगेटेड, एक तो ना हर साल का अलग अलग निकाल लो टैक्स या इकट्ठा करके निकाल लो, है ना, एग्रीगेट ऑफ दिस डिफरेंस विल बी कॉल्ड बी, उसको हम बी कह लेते हैं, जैसे हमने पहले कहा रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिलीफ, ठीक है, जैसे हमें भी किया, ठीक है। डिफरेंट method are provided for calculating the relief in case any gratuity or compensation or termination of the employment is included in the total income of the assessee, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसे रिलीफ हमने कैलकुलेट करनी है। और ये आ गया आपका सिक्स पॉइंट आ गया, है ना। और पहला हमने अभी क्या किया था, एरियर ऑफ सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी का, दूसरे पॉइंट में क्या कह रही हूँ, एरियर ऑफ फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन होता है ना, जैसे कि बंदे की डेथ हो गई हम तो उसकी फैमिली को जो पेंशन लगी उसकी बात कर रही हूँ, तो वो एक टाइप से आपको पता ही है, फैमिली पेंशन एक टाइप से सैलरी इनकम नहीं होती है, या अदर इनकम में आती है। इफ़ एरियर ऑफ फैमिली पेंशन आर रिसीव द एसएससी कैन अप्लाई, तो वो भी पर्सन रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) में अप्लाई कर सकता है इन द सेम एरर एज इन द एरियर ऑफ सैलरी। तो आपको इस चैप्टर में पता चल गया, मैंने आपको 3 ही पॉइंट कराए हैं, ठीक है, रिवेट एंड रिलीफ, ठीक है, रिलीफ एक ही है अंडर सेक्शन 89(1). आपने ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 ही पॉइंट है, इसको अच्छे ढंग से कर लेना, इसकी एग्जांपल भी दी हुई है आपको, ठीक है, एक छोटी छोटी एग्जांपल आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको थियोरी भी बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी। पेपर में यदि आपको दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप थियोरी के साथ इसकी एग्जाम्पल भी डाल दें तो आपका बड़ा अच्छा सा एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।